नमस्कार। एक बार फिर से जो है आप सभी का स्वागत है महेंद्र ज्ञान राणावत एजुकेशनल चैनल पर। आज जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकंड वाला पार्ट था उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन ने नोज या नेजल केविटी से जो है उसे स्टार्ट किया था। उसके बाद में जो है फिर अपन ने फेरिंग्स पढ़ा, उसके अंदर लैरिंग्स पढ़ा, उसके अंदर और ट्रेकिया पढ़ा। इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हम इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर ब्रीफली इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो नोज और जो नेजल केविटी है वो हमारा एंट्री जो है गेट है, जहां से एंटर होती है आपके ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग पैटर्न के दौरान, और CO2 जो है वो यहीं से एग्जिट होती है। तो ये जो है एक प्रकार का एंट्री पॉइंट था जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अपन ने कहा था कि इसके अंदर जो है हेयर्स उपस्थित होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अंदर जो है म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि वार्मिंग का काम करता है। अंदर उसके अगर हम चलेंगे तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो ह्यूमिडिफिकेशन का काम करती है। इस प्रकार जो है हमारी नेजल केविटी वहाँ पर क्या क्या करती है, किस प्रकार से मिलकर के बनी हुई है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। सेकंड था फेरिंग्स, जो कि GIT का और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा था। उसके बाद में फिर अपन ने पढ़ा था लैरिंग्स, जिसे हमने वॉइस बॉक्स के नाम से जाना था। वॉइस बॉक्स जिसे आप आवाज़ जहाँ से क्रिएट होती है, वॉइस का प्रोडक्शन जहाँ से होता है, उसे अपन ने वॉइस बॉक्स कहा था। और जब लास्ट में जो पढ़ा था अपन ने उसे ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया जो कि एक बाइंड पाइप, एक चौड़ा पाइप है जो कि आपके लैरिंग्स के बाद में जहाँ से स्टार्ट होता है और फिर आगे चल कर के एक कैरिना, एक पॉइंट होता है जहाँ पर जा कर के वो जो है अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। तो आइए आज जो है अपन उसी टॉपिक को जो है, उसी सिस्टम को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आगे चलते हैं कि किस प्रकार से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आगे और कौन कौन से ऑर्गन उसके अंदर सिचुएटेड होते हैं। आइए, जो ट्रेकिया जहाँ ख़त्म होता है, ट्रेकिया के बाद में जो ऑर्गन उपस्थित होते हैं या ट्रेकिया से जस्ट जो कनेक्ट होते हैं, ये ट्रेकिया जो है आपका स्टर्नम के पीछे की तरफ होता है, ठीक है ना, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है। लेकिन ट्रेकिया का एक पॉइंट जहाँ पर ख़त्म होता है, जिसे हम कैरिना बोले थे, कैरिना से ट्रेकिया वाला जो पोर्शन है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाइस जो है वो आगे चल कर के और अगेन कई भागों में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू लोब ऑफ द लंग्स, उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ब्रोंकाई क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें अगर हम, तो ब्रोंकाई की मैं अगर परिभाषा की बात करूं, द ब्रोंकाई आर लार्ज एयर पैसेज दैट ब्रांच ऑफ द ट्रेकिया एंड लीड इनटू द लंग्स। इसका मतलब है कि ब्रोंकाई जो है एक प्रकार का लार्ज एयर पैसेज है, जो कि मतलब एक बड़ा एयर पैसेज है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा को जो है पास कर रहा है। दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रेकिया, जो कि एक बाइंड पाइप या ट्रेकिया की ही शाखा है और जो आगे चल कर के लंग्स के हिसाब से जो है डिवाइड हो जाती है। क्लियर? स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जो आपका ब्रोंकाई है उसे हम जो है आगे चल कर के अगर डिवाइड करें तो एक होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसे मेन ब्रोंकाई भी कहा जाता है। मान लीजिए कि ट्रेकिया है और ट्रेकिया से जस्ट जो दो भागों में बढ़ रहा है उसे हम वहाँ से जो है बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है उसके अंदर जो है दो ब्रांच होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। कौन कौन सी? राइट और लेफ्ट, अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेकिया। जहाँ से ट्रेकिया जो है ख़त्म होता है वहाँ से ब्रोंकाई स्टार्ट होते हैं और ब्रोंकाई की दो शाखाएं होती है, एक राइट वाले लंग्स में जाती है, एक लेफ्ट वाले लंग्स में जाती है। राइट ब्रोंकस की अगर मैं बात करूं तो राइट ब्रोंकस किस में गया? आपके राइट वाले लंग्स में गया। और राइट वाला जो लंग होता है आपका, राइट वाला जो फेफड़ा होता है आपका, उस फेफड़े में 3 लोब होते हैं। आप ये जानते होंगे कि हमारे 2 फेफड़े होते हैं और एक छोटा और एक बड़ा होता है।
जो लेफ्ट वाला होता है उसके अंदर दो लोब होते हैं, क्योंकि वो दिल की तरफ सिचुएटेड होता है, उधर की तरफ हार्ट भी सिचुएटेड होता है। जबकि जो दूसरा वाला होता है जिसे हम राइट लंग्स कहते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके अंदर जो है 3 लोब होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई जो है आगे चल करके 2 भागों में बट जाएगा, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकस। अब आपका जो राइट ब्रोंकस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कुछ खासियत होती है, ये वाइडर होता है, शॉर्टर होता है और मोर वर्टिकल होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वाला आपका राइट ब्रोंकस है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। जब चौड़ा होता है, लेकिन एक खासियत है, चौड़ा तो है लेकिन छोटा होता है। अब छोटा इसलिए है कि राइट लंग्स जो है वो बड़ा है, वो ऊपर तक आ रहा है और वहाँ से जो उसके अंदर जो पाइप जा रहा है ट्रेकिया से, जो वो बहुत चौड़ा है और छोटा है और वर्टिकल है। जबकि लेफ्ट ब्रोंकस की मैं अगर बात करूं तो वो राइट ब्रोंकस की तुलना में थोड़ा सा नैरोवर है, सकड़ा है। वो शॉर्टर था, ये लॉन्गर है। वो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो ये आपको मैं डायग्राम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारे लंग्स है, ये दोनों जो है हमारे क्या है, लंग्स। और ये आपका लेरिंग्स वाला पार्ट था, ये आपका थायराइड कार्टिलेज था, ये आपका ट्रेकिया था। ट्रेकिया जहाँ से डिवाइड हो रहा है पहले, उसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। अब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज द राइट ब्रोंकस, second is the left bronchus. Right lungs divided into 3 parts: upper lobe, middle lobe and the lower lobe. जबकि जो आपका लेफ्ट लंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: अपर लोब एंड लोअर लोब, बिकॉज देयर इज सिचुएटेड ऑफ द हार्ट। क्लियर? तो यहाँ पर अपन डायग्राम में बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रोंकियल्स की अगर हम बात करें तो ब्रोंकियल्स के इस पार्ट को आपने थोड़ा सा जूम किया। मान लीजिए कि ये जो है आपका ट्रेकिया है, ये जो है कैरिना है, यहाँ जो है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियल्स। आगे चल कर के ये जो छोटी छोटी शाखाएं दे रही है, इसी को अपन ने जूम किया। जूम करके इस स्ट्रक्चर को देखा तो ये क्या थे? ब्रोंकियल्स। क्या थे ये वाली स्ट्रक्चर ब्रोंकियल्स थी। इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके हो गए टर्मिनल ब्रोंकियल्स। और ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे एल्वियोलाई हैं। लेकिन एल्वियोलाई के एक गुच्छे को जो है एल्वियोलाई सैक के नाम से जाना जाता है। एल्वियोलाई के ऊपर जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स या स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट अगर उनकी कहें तो बहुत सारी कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज का जाल होता है। एल्वियोलार डक्ट होती है, स्मूथ मसल्स होती है और लोबुलर ब्रोंकियल्स होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक स्ट्रक्चर है लंग्स की जो हमें मालूम होनी चाहिए। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में, प्राइमरी ब्रोंकाई को अपन ने 2 भागों में बांट दिया, राइट और लेफ्ट में। उसके बाद में आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई की मैं अगर बात करूँ तो ईच मेन ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू लोअर ब्रोंकाई। आगे चल करके जो आपका ये सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, ये आगे चल करके लोअर ब्रोंकाई के अंदर जो है दोनों के दोनों डिवाइड होता है, जिसके कारण राइट लंग के अंदर 3 लोअर ब्रोंकाई जाता है, जबकि लेफ्ट लंग्स के अंदर जो है 2 लोअर ब्रोंकाई जाता है। वो अपन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, बिकॉज राइट लंग्स में जो है आपके 3 जो है लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर लोब। तो इसलिए जो है इसके अंदर 3 लोअर ब्रोंकाई हो गया। जबकि लेफ्ट जो लंग्स होता है उसके अंदर जो है अपर और लोअर ब्रोंकाई होते हैं, 2 होते हैं। सेकेंडरी के बाद में जो टर्सरी आता है, टर्सरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई जिसे अपन बोलते हैं, फर्दर डिवीजन सप्लाइंग स्पेसिफिक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। पहला था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी। टर्सरी जो है उसे सेगमेंटल ब्रोंकाई के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है आगे चल कर के स्पेसिफिक जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं उनमें जो है आगे चल कर के ये बट जाता है और यहीं पर जो है आपका ब्रोंकाई ख़त्म हो जाता है। टर्सरी ब्रोंकाई पे आपका ब्रोंकाई ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में जो पार्ट बनता है उसे हम ब्रोंक्यूल के नाम से जानते हैं। अगर इसकी हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो ब्रोंकाई है लाइंड विथ स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। आपने जब सेल एंड टिश्यू पढ़ा होगा या सेल और टिश्यू के बारे में जो डिस्कस किया होगा तो उसमें जो है आपने टिश्यू के प्रकार पढ़े होंगे। यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई आपके ब्रोंकाई के अंदर जो है वो कौन से प्रकार का
टिश्यू पाया जाता है, तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे सूडो स्ट्राटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम कंटेन कार्टिलेज प्लेट स्मूथ मसल एंड म्यूकस ग्लैंड। यहाँ पर जो है कार्टिलेज की एक प्लेट, स्मूथ मसल्स और म्यूकस ग्लैंड सिचुएटेड होती है, जो कि हमारे रेस्पायरेशन को जो है सुगम बनाती है, सफल बनाती है, और जिसके कारण हम इजीली जो है श्वास ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर आपका ब्रोंकाई खत्म हो गया। ट्रेकिया जो है आगे चल करके दो भागों में बटा। जैसे ही दो भागों में बटा वो प्राइमरी ब्रोंकाई था। आगे चल करके वो जो है अलग अलग अकॉर्डिंग टू लोब ऑफ द लंग्स 2 में और 3 में बटा, वो सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स थे। आगे चल करके वो जो है लोब्स के अंदर भी एक उन्होंने जो है शाखाएं बनाई, वो आपका टर्सरी ब्रोंकाई था। लेकिन यहाँ पर अब जो आता है सेकंड आता है वो आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई के बाद में आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये परिभाषा की बात करूँ तो ये क्या होता है, स्मॉलर एयर वे ब्रांचिंग फ्रॉम द टर्सरी ब्रोंकाई लीडिंग टू द एल्वेलाई। मतलब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई या बहुत छोटी जो है शाखा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत छोटी शाखा, जो कि टर्सरी ब्रोंकाई खत्म होने के बाद में एक जो शाखा निकलती है जो कि टर्सरी ब्रोंकाई से लेकर के एल्वियोलाई तक जाती है, उसे जो है हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग जोन का लास्ट पार्ट होता है, जबकि वो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी जोन का फर्स्ट पार्ट होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। रेस्पिरेटरी जोन वो जोन है जहाँ पर कुछ गैसों का आदान प्रदान होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर किसी भी प्रकार का कार्टिलेज की कोई दीवार उपस्थित नहीं होती है, जबकि वहाँ ब्रोंकाई के अंदर जो है कार्टिलेज भी था और जो टिश्यू भी था। लेकिन यहाँ पर कार्टिलेज की जो है कोई दीवार नहीं होती है। किसके अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, लाइंड विथ सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब ये यहाँ पर जो एपिथेलियम की लेयर पाई जा रही है उसका थोड़ा अलग प्रकार है, इसे आप याद रखेंगे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। और यहाँ पर स्मूथ मसल्स की भी एक प्रोमिनेंट लेयर जो है उपस्थित होती है। और क्लेरा सेल्स जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन और सिक्रेशन, ऐसा प्रोटीन सिक्रेशन करती है जो कि प्रोटेक्टिव के लिए हेल्प करता है। ऐसा जो है यहाँ पर कोशिकाएं उपस्थित होती है जिसे हम क्लेरा कोशिकाएं कह रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं करूँ फंक्शन की बात, तो फंक्शन जो है यहाँ पर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का जो फंक्शन होता है वो पहला जो होता है एयर कंडक्शन का होता है। एयर कंडक्शन का मतलब होता है ट्रेकिया से और उस हवा को जो है ट्रांसपोर्ट करना एल्वियोलाई तक, इसलिए पहला फंक्शन हो गया एयर कंडक्शन का। जबकि दूसरे की अगर मैं बात करूं, एयर कंडक्शन में ब्रोंकाई सर्व एज रिजिड पाथवे व्हाइल ब्रोंक्यूल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। यहाँ पर ब्रोंकाई जो है वो एक पाथवे जो है प्रदान करते हैं, जब ब्रोंक्यूल्स जो है जबकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर, ये एयर कंडक्शन पहला फंक्शन हो गया था इसका। जबकि मैं दूसरे की अगर बात करूँ तो एयर फिल्ट्रेशन और डिफेंस। हालांकि हमारा एयर फिल्टर जो है अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ऑलरेडी ऊपर से ही होता आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आगे चलते चलते भी जो है एयर फिल्ट्रेशन और होएगा। वहाँ पर नेजल हेयर से हुआ, उसके बाद में म्यूकस से हुआ, तो यहाँ पर भी जो है ये इस आगे जो है इसके अंदर भी जो है म्यूकस पाया जाता है, जिसके कारण अच्छा वो म्यूकस जो है वो सिलिया जो है उसके कारण मूव करता है ऊपर की तरफ, म्यूकोसिलियरी स्केलेटर के कारण, जिसके कारण वहाँ पर गलती से अगर कोई पार्टिकल्स, गलती से अगर कोई चीज़ वहाँ पे आ गई है तो वो ट्रैप हो जाती है, चिपक जाती है। क्लियर। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हेल्प ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्म इंस्पायर्ड एयर। वही बात आ गई जो अपन ने नेजल केविटी में पढ़ी थी, हवा वहाँ से चली आ रही है, वहाँ से ही उसकी ह्यूमिडिटी और वार्म जो है चेंज हो रहा है, लेकिन वो ब्रोंकाई में आने के बाद में भी और चेंज होता है, क्योंकि कई सारी जो है उनमें से गुजरेगा तो और हवा का तापमान शरीर के अनुकूलित हो जाएगा। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंकियो डायलेशन, ये भी जो है एक प्रकार का फंक्शन है। जब भी हम श्वास वगैरह लेते हैं तो हमारी जो एक प्रकार की रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग रेट के जो है हिसाब से ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्रोंकियो डायलेशन हो जाता है। स्मूथ मसल्स जो है इस एयरवे के डायमीटर को एडजस्ट करती है,
जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। जब कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है तो उनमें जो है परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब किसी व्यक्ति को जो है अस्थमा और कोल्ड जो है फ्लू वगैरह हो जाता है, तो उसका रेस्पिरेशन का जो रास्ता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। जबकि कई सारी एक्टिविटी ऐसे हैं, जैसे आप बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा श्वास, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस दौरान जो है क्या हो जाता है, आपका जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जब हम नींद में होते हैं, जब भी हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पर दोनों ही जो है प्रकार का नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। सिंपैथेटिक जो है आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने का काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है आपके ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। गैस एक्सचेंजेज, ये तो वाजिब सी बात है, गैस एक्सचेंज यहीं पे हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, उसकी बदौलत हम जिंदा हैं। जैसे ही आपका ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ख़त्म होगा, तो ब्रोंक्यूल्स को ख़त्म होने के बाद में वहाँ पर जो लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई जो है वही जो है क्या है बच्चों, एल्वियोलाई ही जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, सबसे सूक्ष्म इकाई जो है, एल्वियोलाई के अंदर ही जो है ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। एल्वियोलाई क्या है, एक टिनी बैलून लाइक एयर सैक है, जो कि ब्रोंक्यूल्स के अंत में जो है, जो सिरा होता है लंग्स का, वहाँ पर पाई जाती है। किसका सिरा होता है? ब्रोंक्यूल्स का एंड जो होता है लंग्स के अंदर, वहाँ पर जो है एल्वियोलाई पाई जाती है, और इनका काम होता है गैसों का एक्सचेंज करना। क्लियर? मैं फिर कह रहा हूँ, टिनी मतलब बहुत छोटी, बैलून मतलब गुब्बारे की तरह, लेकिन इतनी मोटी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ये जो है माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, ऐसे नगन आंखों से दिखाई नहीं देगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली, याद रखना इसको बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 मिलियन, 1 मिलियन में जो है 10 लाख होते हैं, तो 300 से 500 मिलियन एल्वियोलाई एक मानव शरीर के लंग्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर? और इनका जो साइज की अगर मैं बात करूं, ये मैंने इनके नंबर की बात की, संख्या की बात की, साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज जो है इनका 200 से 300 माइक्रोमीटर जो है इसका जो है एक डायमीटर होता है, जो कि हमें जो है इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इनकी जो दीवारें हैं एल्वियोलाई, जैसे देखा जाए तो मैंने कहा अंगूर के गुच्छे जैसे आकृति की होती है, एक सैक होता है एल्वियोलाई सैक, उसके अंदर जो है पर्टिकुलर एक एल्वियोलाई की अगर मैं बात करूं तो वो जो है एक अंगूर जैसा होता है। क्लियर? उसकी शेप की अगर मैं बात करूं तो उसका शेप जो है थिन वॉल्ड और स्पेरिकल शेप्स, मतलब उसकी दीवारें जो है वो काफ़ी बारीक, अब बारीक तो होती है ना, इतना छोटा सा जो है स्ट्रक्चर है, तो उसकी दीवारें काफ़ी बारीक स्पेरिकल सेक्स उसके अंदर उपस्थित होते हैं। बाल्स की अगर मैं बात करूं, मेड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल, यहाँ पर एपिथेलियल की एक सिंगल लेयर पाई जाती है, और यहाँ पर एक पाया जाता है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और दूसरा पाया जाता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 जो न्यूमोसाइट्स होता है वो फ्लैट सेल दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोलार वॉल, आपके जो एल्वियोलार की जो फ्लैट जो कोशिकाएं है उसकी स्ट्रक्चर जो है टाइप 1 न्यूमोसाइट से मिलकर के बनी हुई होती है। जबकि आपका जो क्यूबोइडल सेल है जो कि सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करता है, और सरफेक्टेंट वो कंटेंट है जो आपकी एल्वियोलाई के ऊपर जो टेंशन होती है उसको रिड्यूस करता है, वो आपका टाइप 2 न्यूमोसाइट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जो दीवारें हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स दोनों से मिलकर के बनी हुई होती है, और यहाँ पर ये जो एल्वियोलाई होती है इसके चारों तरफ एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है, जिसका क्लोज कांटेक्ट विद ब्लड, जिसके कांटेक्ट में होता है, ब्लड के क्लोजली कांटेक्ट में होता है, जिसी की बदौलत जो है ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है। इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। ये डायग्राम है जिसके अंदर ये वाला जो डायग्राम है वो लंग्स को शो कर रहा है। ऑलरेडी ये अपने पहले भी देखा, ये ट्रेकिया है, ये थायरॉयड कार्टिलेज है,
ये जो ट्रेकिया के जो ये आपको ब्राउन ब्राउन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे मैं क्रिकोइड कार्टिलेज कह रहा हूँ। ये जो है कैरिना वाला पोर्शन है जहाँ से आपका प्राइमरी ब्रोंकाई निकलता है। फिर ये जो है लंग्स के अंदर चला गया है, लंग्स के अलग अलग लोब है। ये दायां वाला लंग है, इसलिए इसके अंदर अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब है। क्लियर। और ये राइट ब्रोंक्यूल्स इसके अंदर जा रहा है, ये लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स इसके अंदर जा रहा है। ये लेफ्ट जो है लंग्स है, इसके अंदर दो ही लोब है, अपर लोब और लोअर लोब, बिकॉज इसकी साइज छोटी होती है और यहाँ पर हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। मैंने इसके ही किसी पर्टिकुलर पार्ट को जूम करके और इधर दिखाने का प्रयास किया। ये एल्वेलाई डक्ट है, एक प्रकार की एल्वेलाई डक्ट है जिसके अंदर कई सारी एल्वेलाई जो है उपस्थित है। इसको मैंने और जूम करके ये दिखाने का प्रयास किया तो ये पर्टिकुलर एक एल्वेलाई है और इस एल्वेलाई के ऊपर जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी कैपिलरीज का जो है वो जाल बिछा हुआ है। क्लियर। ये जाल जो है ब्लड के क्लोजली कांटेक्ट में होता है और इसी के अंदर जो है ये जो ब्लू दिख रही है आपको, ये वेसल्स, ब्लड वेसल्स है। और ये जो रेड दिख रही है आपको, ये आर्टरीज है, इनके अंदर जो एक्सचेंज होता रहता है। एल्वेलाई के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो सारी चीज़ों के फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी फंक्शन की मैं बात करूं तो इसका फंक्शन जो है गैसों का एक्सचेंज करना हो गया। गैसों के एक्सचेंज के दौरान जो है मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पर जो है इसका ये कह रहा है ड्रिवन डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसका जो सांद्रता है उसके डिफ्यूजन के कारण उसकी सांद्रता में जो है परिवर्तन आता है और उसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। हाई O2 इन एल्वेलाई, जब एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है तो वहाँ से जो है लो O2 इन ब्लड, जहाँ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है उधर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होता है और O2 डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज। फिर वो जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज के अंदर उपस्थित ब्लड जो है उसके अंदर जो है कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाती है। ऐसा ही सेम सिद्धांत आपके जो है CO2 में लागू होता है कि जिधर ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा हाई होती है वहाँ से वो CO2 जो है एल्वेलाई के अंदर जहाँ कम होता है उधर की तरफ जाता है और CO2 डिफ्यूज़ हो जाता है किसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर, जिसके बाद में जो है उसे वापस लंग्स के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। सर्फेक्टेंट का अपन ने इससे पहले जिक्र किया था। सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्फेक्टेंट का मतलब होता है उस एल्वेलाई की सतह, और एल्वेलाई की सतह जो है वो कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट प्रदान करती है जिसकी बदौलत आप ये माने कि गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए सर्फेक्टेंट के मैं रोल की बात करूँ तो सर्फेक्टेंट जो है वो टाइप सेकेंड वाली सेल्स जो है प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण एल्वेलाई की जो दीवार होती है इनसाइड जो होती है, अंदर की तरफ जो टेंशन होता है उसको जो है कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रिवेंट ओलैप्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब रेस्पायरेशन चल रहा होता है तो जब हम एक्सपल करते हैं तो उस दौरान जो है एल्वेलाई को चिपकने से बचाता है, वरना एल्वेलाई अगर चिपक जाती तो वापस फैलती नहीं, ऐसे लंग्स भी अगर पिचक जाते तो वापस फैलते ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं हो, इससे जो है हमें सर्फेक्टेंट ही बचाता है। क्लियर। हेल्प मेंटेन एल्वेलर स्टेबिलिटी, एल्वेलर की जो स्टेबिलिटी है उसको स्टेबल रखने के लिए जो है हेल्प करता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग, श्वास लेने के दौरान जो वेंटिलेशन परफ्यूजन है उसको मैच करके और कंट्रोल करने का प्रयास करता है कौन, आपका सर्फेक्टेंट। ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज रिक्वायर मैचिंग एयर फ्लो एंड ब्लड फ्लो, जिस प्रकार से ब्लड का फ्लो हो रहा है, परफ्यूजन हो रहा है और जिस प्रकार से ऑक्सीजन अंदर आ रही है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर जो है ये हेल्प करता है। इलास्टिसिटी एक इसकी खासियत होती है जिसके कारण ये अपने आकार को बढ़ा लेता है, घटा लेता है। और एल्वेलर आर इलास्टिक, दे आर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम श्वास लेते हैं। रिकॉल ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब हम श्वास लेते हैं तो ये अपने साइज को बढ़ा लेता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये अपने साइज को घटा लेता है। इलास्टिक फाइबर आर सरफेस टेंशन हेल्प ड्राइव पेसिव एक्सेलेशन, जब पेसिव एक्सहेलेशन होता है तब भी जो है इलास्टिक फाइबर्स जो है वो सरफेस की टेंशन्स को जो है रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये एल्वेलाई के फंक्शंस थे। लंग्स की अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन इसको जो है एक बार फिर से देख लीजिए आप। लंग्स जो है हमारे शरीर के अंदर दो उपस्थित होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। राइट वाले के अंदर 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। लेफ्ट वाले के अंदर 2 लोब होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है। और जो लंग्स जो है उसके अंदर भी जो है लोब्स होते हैं जो कि आगे चल कर के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में डिवाइड होते हैं।
जो लंग्स के चारों तरफ जो दीवार पाई जाती है उसे हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और प्लूरल फ्लूइड जिसके अंदर पाया जाता है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। क्लियर। जो पैराइटल प्लूरा, अच्छा प्लूरा को भी दो भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा इसने। पैराइटल प्लूरा जो मतलब लाइन जो चारों तरफ है चेस्ट वॉल के, विसरल प्लूरा जो थोड़ा सा कवर करती है किसको, लंग्स को, और अंदर की तरफ है, और प्लूरल कैविटी जो स्पेस जिसके अंदर आपकी ये दोनों लेयर्स के बीच के अंदर जो स्पेस है उसे जो है हम प्लूरल कैविटी कह रहे हैं। लंग्स की मैं अगर बात करूं तो लंग्स का एयरवे सिस्टम या कंडक्टिंग जोन जो है क्या होता है, आप ऑलरेडी इसको पढ़ते आ रहे हैं। नेजल कैविटी से हवा चली, फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गई, लैरिंग से ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में गई। ब्रोंकियाई जो है उसके तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। जैसे ही टर्सरी ब्रोंकाई खत्म हुआ ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट हो गया, और ब्रोंक्यूल्स जो है अपने आप में एक स्मॉलर एयरवे है दैट ब्रांच फ्रॉम दी ब्रोंकाई, जो कि ब्रोंकाई की ही एक शाखा है, लेकिन बहुत छोटी छोटी शाखाएं होती है। ये जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ये आपका एयरवे सिस्टम या कंडक्टिंग जोन था। रेस्पिरेटरी जोन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी जोन जो है और थोड़ा सा गहराइयों में पाया जाता है, जहाँ पर आपका ब्रोंक्यूल्स खत्म हो जाता है या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जहाँ खत्म हो जाता है उसके बाद में रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है। और रेस्पिरेटरी जोन जो है उसका पहला हिस्सा हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलार डक्ट, एल्वुलार सैक, और एल्वुलाई जो कि बहुत छोटी टिनी लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी में इसके अंदर लंग्स की में जो है कुछ नहीं है, ऑक्सीजन जो है जा रही है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वुलाई के अंदर आ रही है बाहर निकलने के लिए। वेंटिलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो दो एक्टिविटी होती है, एक होती है इनहेलेशन, एक होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब श्वास को अंदर लेना, श्वास को अंदर लेने के दौरान हमारी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके कारण ये जो है डाउन की तरफ जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो लिफ्ट करती है आपके रिब्स के पिंजरे को ऊपर की तरफ, जिसके कारण आपकी चेस्ट की जो कैविटी है वो सांस लेने के अंदर लेने के दौरान चेस्ट ऊपर आती है और लंग्स जो है एक्सपांड होते हैं, रिब्स का केज जो है, रिब्स का पिंजरा जो है वो भी ऊपर उठता है। दूसरी एक्टिविटी होती है एक्सहेलेशन, मतलब श्वास का छोड़ना। जब भी हम श्वास को छोड़ेंगे तो जो आपके लंग्स के अंदर जो हवा है वो बाहर निकलेगी। क्लियर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूँ तो वही बात है कि आपका इनहेलेशन हो रहा है और एक्सहेलेशन हो रहा है। इनहेलेशन के लिए आपकी दो मसल जिम्मेदार है, एक डायफ्राम जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक इंटरकोस्टल जो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो चेस्ट जो है वो फैलता है, डायफ्राम डाउनवर्ड करता है नीचे की तरफ, जबकि जब आपके इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये आपके, वो बता चुका हूँ मैं, आपकी जो है रिब केज है उसको अप ऊपर की तरफ उठाती है और बाहर की तरफ लेकर के आती है। क्लियर। एक्सहेलेशन जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस हो गया जिसके अंदर डायफ्राम जो है रिलैक्स होता है और अपवार्ड ऊपर की तरफ जाता है जिसके कारण आपकी चेस्ट जो है वापस बैठती है, और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती है जिसके कारण आपका पिंजरा जो है पहले इनहेलेशन के दौरान जो ऊपर गया था वो पिंजरा जो है एक्सहेलेशन के दौरान, सांस छोड़ने के दौरान नीचे की तरफ आता है। एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड। ये जब लंग्स में से जो हवा निकलती है जब ये होता है। रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो मसल्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, इनके बिना रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब अंदर हवा जाती है तब थोरेसिक कैविटी एक्सपांड होती है, जब हवा बाहर जाती है तो थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है। डायफ्राम वो मसल्स है, मेन मसल्स है, आप ये मान करके चलें। देखो दो मसल्स, दो प्रकार की मसल्स काम कर रही है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स और सेकेंडरी रेस्पिरेटरी मसल्स। प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती है उसके अंदर दो मसल्स आती है, एक आती है डायफ्राम जो कि मेन मसल्स है इंस्पायरेशन की, इसके बिना हो ही नहीं सकता। इसकी आकृति डोम शेप्ड होती है, गुंबद जैसी आकृति की ये होती है, डोम शेप्ड आकृति की ये होती है, और ये जो है आपके इनहेलेशन की प्रक्रिया को करने के पीछे रेस्पॉन्सिबल है, इसके बिना इनहेलेशन होता ही नहीं। क्लियर। तो डायफ्राम। दूसरी आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मतलब आपकी जो रिब्स होती है, पसलियाँ होती है, पसलियों के बीच में जो मसल्स पाई जाती है उसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, और ये हमारी पसलियों का मूवमेंट करवाती है जब व्यक्ति रेस्पिरेशन करता है। ये तो हो गई आपकी प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स। लेकिन दूसरी जो प्रकार की आती है वो आती है असेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। मतलब ये जो है मसल्स वो मसल्स है जो सहायता करती है, सहायक होती है
रेस्पायरेशन के दौरान। पहली होती है असेसरी मसल्स इंस्पायरेशन की स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड आपकी रेस्पायरेशन के दौरान जो है क्या कर रही है, आपके स्टर्नम को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। दूसरी आती है स्क्लेना मसल। स्क्लेना मसल्स जो है आपकी फर्स्ट और सेकंड रिब्स को एलिवेट कर रही है जब आप श्वास को अंदर ले रहे हो। पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स जो होती है वो हेल्प कर रही है रिब्स को एलिवेट करने के दौरान, एलिवेट करने के टाइम पे। व्हेन द आर्म आर फिक्स्ड, जब आपकी आर्म फिक्स्ड है, भुजाएं फिक्स है, तब आपके रिब्स को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करती है। और चौथी जो मसल्स होती है, चौथी जो एसेसरी मसल्स होती है वो होती है सीरेटस एंटीरियर, हेल्प लिफ्ट द रिब व्हेन स्केपुला इज स्टेबलाइज। स्टेपुला जो है, स्केपुला पीछे की तरफ पाई जाती है, बोन पाई जाती है, वो स्केपुला जब स्टेबलाइज है, जब ये जो है आपके रिब के पिंजरे को ऊपर की तरफ करने का काम कर रही है। मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन, जब व्यक्ति श्वास छोड़ता है तो वो जो है नॉर्मली पेसिव प्रोसेस है, बट एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन लाइक कफिंग और एक्सरसाइज। जब व्यक्ति जो है श्वास को छोड़ता है तब उसे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पैसिव, मतलब उसके दौरान कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो पैसिव जो है एक्टिविटी है, तो वो वैसे ही हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति जो है कोई प्रेशर वाला जो है, जैसे एग्जांपल के लिए कफिंग, खांसी कर रहा है, या फोर्सफुली जो है खांस रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस दौरान जो है उसको एक्सेलेशन, हवा को बाहर निकालने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है। इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की मैं बात करूँ तो पुल द रिब डाउनवर्ड और इनवर्ड, ये जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है, सॉरी, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ लेकर के जाती है। एब्डोमिनल जो मसल्स होती है, रेक्टल एब्डोमिनिस, और ये जो है एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक्स ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स, ये जो है वो मसल्स है जो एब्डोमेन के ऊपर उपस्थित होती है। और ये भी जो है एक प्रकार से आप ये मान करके चलें कि जब व्यक्ति श्वास को अंदर लेता है तो ये भी जो है पुश या कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो ये डायफ्राम को पुश करती है, डायफ्राम को पुश करती है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, जिसके कारण इंक्रीजिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जिसके कारण एब्डोमिनल का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। जब रेस्पायरेशन करते हैं तो चेस्ट के साथ साथ एब्डोमेन भी ऊपर नीचे होता है। लास्ट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम। जो लंग्स है वो रेस्पायरेशन तो करते हैं, हमने अभी तक रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ भी लिया है, लेकिन रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसकी अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो वही कितनी सांस लेता है, कितनी छोड़ता है, कितनी क्या रहती है, तो ये जो है उसी के बारे में बता रहा है। एक होती है बच्चों टाइडल वॉल्यूम। क्या होती है टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल क्वाइट ब्रीथ। क्या कह रहा हूँ मैं? जब व्यक्ति बैठा हुआ है, ना कोई भाग करके आया, ना कोई दौड़ करके आया, ना कोई एक्सरसाइज करके आया, अभी मैं रिलैक्स कंडीशन में बैठा हूँ, अगर मेरा रेस्पायरेशन चल रहा है तो मेरा रेस्पायरेशन जो चल रहा है उसके दौरान जो मैं नॉर्मली हवा इनहेल कर रहा हूँ और एक्सहेल कर रहा हूँ, उसका अमाउंट जो होता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो है नॉर्मली उसका नॉर्मल अमाउंट होता है एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर 500 ml, 500 मिलीलीटर, याद रखने का इसको। सेकेंड इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना, इससे पहले भी मैं रेस्पायरेशन कर रहा था, इससे पहले भी मैंने बताया था कि मैं एक नॉर्मल कंडीशंस में बैठा हुआ रेस्पायरेशन कर रहा हूँ, तो उस दौरान मैं कितनी हवा अंदर ले रहा हूँ और कितनी हवा छोड़ रहा हूँ, दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है 500 मिलीलीटर। बट सेकेंड पॉइंट में मैं कह रहा हूँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब भी मैं श्वास को अंदर ही ले रहा हूँ, लेकिन अब जो है उस सांस को जो है मैं एक्स्ट्रा अमाउंट में कितना ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जब आप सुबह योगासन वगैरह करते होंगे या कोई एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, तो वैसे योगा डे जो है वो भारत की बदौलत पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो योगा वगैरह को तो आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो जब व्यक्ति इनहेल करता है फोर्सफुली, जितनी हवा को फोर्स के साथ में अंदर इनहेल कर सकता है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो कई किताबों में आपको मिलेगा 3000 ml, कई में मिलेगा 3100 ml। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, लेकिन जो भी मिले वो सही है। कोई किताबें कह रही है 3000 ml, मैं कह रहा हूँ
3100 ml, बोथ आर राइट। ओके। थर्ड आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे मैंने जो है फोर्सफुली जब हवा को अंदर लिया तो वो 3100 ml हुई। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। अब क्या कह रहा हूँ कि जैसे आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन का पैटर्न चल रहा था और आपने हवा छोड़ दी, मतलब CO2 जो है बाहर निकाल दिया। अब हवा जो है जितनी नॉर्मली रेस्पिरेशन के दौरान निकल गई, लेकिन उसके बाद में भी मैं जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जिसे मैं और फोर्स लगा करके खाली करूं, उसका जो वॉल्यूम है वो होता है 1200 मिलीलीटर, जिसे हम बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो लास्ट आता है इसमें आता है वो आता है रेजिडियल वॉल्यूम। कौन सा? रेजिडियल वॉल्यूम, जिसे RV कहते हैं, जिसे आप रिजर्व से भी याद रख सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर जो है पेट्रोल जब ख़त्म होने लगता है या 1 लीटर ही रह जाता है तो वो गाड़ी जो है रिजर्व में लग जाती है, लेकिन वो आपको आभास करा देती है कि देखिए पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसमें पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत है। लेकिन रिजर्व का मतलब क्या है कि कभी भी गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म नहीं होएगा। ऐसे ही ईश्वर ने भी जो है हमारे जो है फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर ऐसी व्यवस्था करके भेजी है कि वो जो है व्यक्ति जो है ख़त्म भी हो जाएगा ना, जब ही उसकी वो हवा बिल्कुल ख़त्म होएगी। बाकी लंग्स के अंदर जो है ये रेजिडियल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सहेलेशन, मतलब फोर्सफुल ही एक्सहेलेशन, हवा को बाहर निकालने के बाद भी जो अमाउंट जो है वो लंग्स के अंदर सुरक्षित रह रहा है, उसे हम रेजिडियल वॉल्यूम कहते हैं। इट प्रिवेंट लंग कोलैप्स। यही वो मात्रा है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। अगर ये रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडियल वॉल्यूम अगर नहीं होता तो लंग्स चिपक जाते, और जब चिपक जाते तो कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस इनहेलेशन, श्वास लेने के बाद में फूलते भी कि नहीं फूलते। हो सकता है ईश्वर से जो है मुलाकात करवा देते। इसलिए ईश्वर ने ऑलरेडी ऐसी व्यवस्था की है कि आप चाहे कितना ही फोर्सफुली जो है हवा को बाहर निकालने का प्रयास करो, आप फोर्सफुली भी एक्सहेलेशन करेंगे, जब भी आपके लंग्स के अंदर 1200 मिलीलीटर जो है एयर रिजर्व रहेगी ही। इसलिए इसे रेजिडियल वॉल्यूम कहते हैं। और भी कई सारी वैल्यू होती है, जैसे टोटल लंग कैपेसिटी, जिसे TLC कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी में जो है इनको ही अपन जोड़ेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगा। टोटल जो है कई किताबों में 6000 मिलीलीटर के समथिंग आएगा, कई किताबों में 5800 के समथिंग आएगा। दोनों ही जो है सही है, तो उसे अपन टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। टाइडल वॉल्यूम वो हवा जो आपके नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान अंदर और बाहर हो रही है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो हवा जो आपने फोर्सफुली जो है हवा को अंदर लेने के बाद में जो आपके लंग्स के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल रहे हैं। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका नॉर्मली जो है एक्सेलेशन करने के बाद में, जो नॉर्मल हवा एक्सेलेशन करने के बाद में जो हवा फेफड़ों के अंदर बच रही है और जिसे एक्स्ट्रा अमाउंट आप कहते हैं, वो जो है 1200 ml होता है। और एक रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि कभी खाली नहीं होती है, कितना ही फोर्सफुली आप एक्सेलेशन कर दो, जिसके बाद में भी जो हवा जो लंग्स के अंदर जो एयर बचे, उसे जो है आप रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। इससे पहले का जो लेक्चर था रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट वाला, उसमें अपन ने नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया के बारे में पढ़ा। और अभी ये जो आज अपन ने लेक्चर जो लिया, इसके अंदर भी अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो पार्ट जो ट्रेकिया के बाद में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो है आगे चल कर के दो भागों में डिवाइड होता है, राइट में और लेफ्ट में। ब्रोंकियाई जो है राइट और लेफ्ट में डिवाइड होने के बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद में एल्वियोलाई। ये आज अपन ने पढ़ा। लंग्स क्या होते हैं, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में पढ़ा। लास्ट में जो है अपन ने वॉल्यूम क्या क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होती है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा। और भी कई सारी डिजीज कंडीशंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उसके जो है बारे में आप थोड़ा सा जैसे सुन लीजिए,
जैसे आपने सुना होगा टीके लगते हैं डीपीटी, डिप्थीरिया परट्यूसिस जो है, ये दोनों ही जो है बीमारी जो है एक प्रकार की लंग्स की बीमारी है, बच्चों की बीमारी है। फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन, लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन, नेजोफेरेंजाइटिस, नेजल और फेरिंग्स का दोनों का इन्फ्लेमेशन, कोल्ड फ्लू, आपने ऐसी बीमारी का नाम सुना होगा। कोविड-19 जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत बड़ी पेंडेमिक डिजीज कंडीशन लेकर के आई थी, बहुत बड़ी बीमारी। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी कई सारी बीमारियां होती है जो लंग्स से संबंधित होती है। अस्थमा, ठीक है ना, जिसका भी कोई इलाज ही नहीं है। इसके अंदर जो है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सारी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियां होती है। इनका अध्ययन हम आगे जो है जब ही कर पाएंगे जब अपन को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की अच्छे से मालूम होगी। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।